हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम सार्वजनिक व्यय के संबंध में चर्चा करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, ये बीए के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसको एमए के स्तर तक पढ़ाया जाता है। अनेक एग्जाम में इसके संबंध में पूछा जाता है। सार्वजनिक व्यय इसमें हम कवर करेंगे कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है और इसके तमाम जो अनेक पहलू हैं उन सारे पहलुओं के संबंध में हम बात करेंगे। सार्वजनिक व्यय, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में सामाजिक कल्याण को अधिकतम कैसे किया जाता है, तो उस संबंध में गवर्नमेंट टैक्स लेती है और टैक्स ले करके उसको किस प्रकार से व्यय करे कि लोगों के कल्याण को अधिकतम किया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट इस तरीके से व्यय करती है, इस तरह से खर्चा करती है ताकि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके और अनेक विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि लोगों के हितों को कैसे बढ़ाया जा सके। इसके यदि हम थोड़ा सा इतिहास पे प्रकाश डालें तो ये हम पाएंगे कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री से, जैसे उसमें क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में मेन थे एडम स्मिथ ने सार्वजनिक व्यय को अनावश्यक माना। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यय वहीं तक अच्छा है जहां तक रक्षा की बात है, चाहे देश के अंदर पुलिस व्यवस्था हो या देश के बाहर दूसरे देशों से देश को सुरक्षा देने की बात हो, तो केवल इन्हीं स्थितियों में हमें सार्वजनिक व्यय गवर्नमेंट को करना चाहिए। बाकी किसी भी तरह का सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक होगा और वह अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए होगा। यही बात अन्य जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, मिल, रिकार्डो और अनेक जो अर्थशास्त्री थे, जो इन लोगों ने यही माना कि सार्वजनिक व्यय देश हित में नहीं है, अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। लेकिन यह अवधारणा केवल 1920 या 1930, मैक्सिमम 30 तक आई, क्योंकि 1930 में आते आते जो विश्व में महामंदी आई और पूरा विश्व मंदी के गिरफ्त में आ गया, तो अनेक देशों में जहां ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के सिद्धांत चलते थे और खासकर पूंजीवादी देशों में ये सिद्धांत चलते थे, वहाँ पे यह सिद्धांत कोलैप्स कर गया। वहाँ पे ये पाया गया कि अरे ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर न करने की दशा में प्राइवेट एक्सपेंडिचर यदि ना हो तो ऐसी स्थिति में रोज़गार और उत्पादन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट निजी निवेश केवल उसी दशा में होता है जब लाभ प्राप्ति का उम्मीद हो। तो किन्स आए, जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है और उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, चाहे वो एडम स्मिथ हो या उनके अन्य अनुयायी हो, उन सब का घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है मार्केट में, अर्थव्यवस्था में, और गवर्नमेंट चूँकि लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती है, वह लोगों के हित को बढ़ाने के लिए काम करती है। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी अवस्था में जब मंदी आ जाए और निजी निवेशक बिल्कुल काम करना बंद कर दें और निवेश करना बंद कर दें, अपनी आर्थिक क्रियाओं को बंद कर दें, तो ऐसी समय में गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए और गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके और उत्पादक को बढ़ाने में, रोजगार को बढ़ाने में काम करना चाहिए। तब से सार्वजनिक व्यय बहुत तेज़ी से बढ़ा और सभी लोगों ने किन्स की इस बात को एक्सेप्ट किया और लगभग सभी देशों में गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और अर्थव्यवस्था में तमाम कार्य करती है। जो निजी व्यक्ति लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, उसी को मैनेज करते हुए गवर्नमेंट लोगों के हित को बढ़ाने के लिए काम करती है। जैसे यदि निजी व्यक्ति मोनोपोली की स्थिति में आ जाए या बाज़ार में किसी वस्तुओं की कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ते जाएं, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और उस बढ़ती कीमत को रोकती है, या किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है ज़रूरी वस्तुओं का, तो उसका उत्पादन भी करना शुरू करती है। तो सार्वजनिक व्यय का मतलब ऐसा व्यय जो सरकार के इकाई द्वारा लोगों के हित के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाना हो या लोगों के हित को बढ़ाने के लिए जो व्यय किए जाते हों, जैसे किसी को अनुदान देना या किसी को सहायता देना, आर्थिक सहायता देना या कम रेट पे वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाना। तो इस तरह के जो व्यय होते हैं वो सरकार करती है, क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य लोगों के कल्याण को बढ़ाना होता है। तो इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। सार्वजनिक व्यय में ढेर सारी बातें करेंगे। इसमें मैं यहाँ संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय दिया। तो सार्वजनिक व्यय के संबंध में हम इसमें देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय में मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं वो हैं, एक तो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत हम देखने वाले हैं सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य क्या है। पहले तो मीनिंग देख लेंगे इसका, सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर के अर्थ या उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है।
उसको हमने ज़्यादातर तो हमने यहाँ बता ही दिया। बट अब इसमें आगे इसके सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या किन उद्देश्यों को लेकर के गवर्नमेंट व्यय करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय के नियम। कुछ नियम होते हैं जिन नियम के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय हो तो कल्याण को मैक्सिमम किया जा सकता है। तो वो नियम क्या है, इसको कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, अनेक नियम बताया प्रोफेसर फिंडले सिराज ने, अनेक नियम बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया, उसको हम जरूर इसमें समझेंगे और उसको याद करेंगे। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे, उसको हम इसमें समझेंगे, किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण क्या है। आजकल सार्वजनिक व्यय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सार्वजनिक व्यय बढ़ने के क्या कारण है। हर देश में सरकार बहुत तेज़ी से अपने एक्टिविटी बढ़ा रही है, तो उसके एक्टिविटी बढ़ने से सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा। तो सार्वजनिक व्यय बढ़ने के क्या कारण है, तो उसको भी हम इसमें देखेंगे। फिर सार्वजनिक व्यय का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको भी हम इसमें समझेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सार्वजनिक व्यय क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट के इकाइयों द्वारा, चाहे वो गांव स्तर पे है तो ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा, शहर स्तर पे है तो नगर पालिका द्वारा, राज्य स्तर पे है तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन कुल मिलाकर के गवर्नमेंट से ही पैसा आता है और उसी को विभिन्न इकाइयों द्वारा व्यय किया जाता है। यहाँ पे जैसे इसका अर्थ समझाने की कोशिश की गई है कि अपने कार्यों को पूरा करने तथा समाज एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए राज्य द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उन्हें सार्वजनिक व्यय कहते हैं। राज्य मतलब जो सरकार होती है राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, वो अपने कुछ कार्य पूरा करती है और उन कार्यों को पूरा करने के लिए समाज और अर्थव्यवस्था के लिए जो व्यय करती है उसे हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अभी हमने जो अपने शुरू के बातचीत में बताया। इसको किस प्रकार से करना चाहिए, तो ये एक यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य समुद्र से वाष्प के रूप में जल धरती को कई गुना अधिक लौटाने के लिए लेती है, उसी प्रकार सरकार कर टैक्स कल्याण में कई गुना वृद्धि करने के लिए लेती है। तो सार्वजनिक व्यय को एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई परिवार चलाया जाता है, उसी प्रकार से देश चलाया जाता है। चूँकि परिवार में बहुत कम लोग होते हैं, 5, 7, 10, 20, ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट फैमिली है तो 20-30 हो जाती है। और देश स्तर पे यदि देखें तो देश स्तर पे एक बहुत बड़ा इकाई बन जाता है जिसमें करोड़ों अरब लोग रहते हैं। तो दो पार्ट है मुख्य रूप से गवर्नमेंट का। यदि सार्वजनिक व्यय कर रही है, यदि वो एक्सपेंडिचर कर रही है, तो निश्चित रूप से उसका आय होगा, रेवेन्यू भी होगा, क्योंकि बिना रेवेन्यू के कोई भी घर, कोई भी परिवार तभी चलता है जब उसमें आय और व्यय दोनों होते हैं। ठीक है, तो आय रेवेन्यू कहते हैं और व्यय एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आय के लिए परिवार के लोग क्या करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, कुछ मजदूरी करेंगे जहाँ से आय आए। फिर व्यय करेंगे, तो व्यय किस पे करेंगे, तो घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी शिक्षा कैसे पूरी हो, उनके स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, उनके कपड़े कैसे पूरा हो, तो ये तमाम उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरा हो, उस पर व्यय करती है। तो वो व्यय होता है और आय के लिए तमाम बिजनेस या नौकरी करती है। इसी प्रकार से देश स्तर पे गवर्नमेंट भी आय के लिए कुछ उपाय करती है और फिर उन आय से प्राप्त पैसे को लोगों पे व्यय करने के लिए व्यय करती है। तो आय के लिए सबसे बड़ा उसका जरिया क्या होता है, टैक्स होता है। उस वैसे और भी जरिया होते हैं, जैसे टैक्स के अतिरिक्त फीस है, इसके अतिरिक्त फाइन है। ठीक है, तो फीस जैसे स्कूल में कुछ फीस लगा दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर से बहुत कम होता है, लेकिन कुछ फीस लगा दिया जाता है। अस्पताल में कुछ फीस लगा दिया जाता है, उससे भी पैसा आता है गवर्नमेंट। फाइन जैसे हेलमेट नहीं पहने हैं तो पुलिस पकड़ के फाइन कर देगी। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है या इनकम सर्टिफिकेट बनाना है या कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है, कचहरी में कोर्ट में जाते हैं तो कुछ पैसे जमा करते हैं तब आपका काम होता है। तो ये सब फाइन और फीस के अंतर्गत भी पैसे गवर्नमेंट को मिलती है। सबसे ज़्यादा टैक्स से उसको पैसा मिलता है। इसमें दो तरह के मुख्य रूप से टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू के अनेक इसके टूल्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। अब इन प्राप्त पैसों से क्या करती है गवर्नमेंट, इन पैसों को
लोगों के अर्थव्यवस्था में सुविधा को बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए खर्चा करती है, व्यय करती है। तो किस प्रकार से व्यय को? तो लोगों को सहायता देती है, सहायता या एड देती है, ग्रांट कह सकते हैं, ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, या बेरोजगारी भत्ता देती है, सड़क बनवाती है, यातायात के साधन बनवाती है, पानी की व्यवस्था करती है, और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए सारी आवश्यकता की सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये खर्चा करती है। तो इनकम हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया। इस तरह से गवर्नमेंट इसमें तमाम तरह से खर्च करती है, जो हम इसमें देख रहे हैं। अब जो पुराने रिकार्डो, मिल, एडम स्मिथ जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री से सार्वजनिक व्यय के विरोध में थे, हमने स्टार्टिंग के बातचीत में बताया है। सार्वजनिक व्यय को अनुत्पादक कहा। उन्होंने ये माना कि सार्वजनिक व्यय बेकार है, गवर्नमेंट को बस पुलिस सुरक्षा और आर्मी सुरक्षा करना चाहिए, देश को किसी प्रकार से बाहर के देशों से कोई खतरा ना हो, बस बाकी बाजार को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बाजार खुद ही समायोजन कर लेगी। यदि प्राइस किसी वस्तु का हाई है तो उसकी सप्लाई बढ़ने लगेगी, प्राइस कम हो जाएगी। और इस तरह के अनेक, बेरोजगारी है तो कि वेज कम हो जाएंगे, मजदूरी कम हो जाएगा और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरह के केवल वो मार्केट अपना व्यवस्था कर लेगी। इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने की, गवर्नमेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 1920 में, 1930 में आते आते फेल हो गया पूरी तरह से, क्लासिकल और एडम स्मिथ के जो विचार थे। और इसमें क्योंकि बहुत भयंकर मंदी आ गई, और मंदी में तब 1936 में एक किताब लिखे थे, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेनाल्ड कीन्स ने। और उन्होंने कहा कि नहीं, सार्वजनिक व्यय होना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि सभी देशों को ऐसी स्थिति में जब मंदी आ जाए तो ऐसी स्थिति में केवल गवर्नमेंट ही व्यय कर सकती है, जहाँ पे बहुत सारे खतरे हैं मार्केट के, माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, माल की कीमत क्या होगी, माल खरीदेंगे कि नहीं, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये सब तमाम खतरे होते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए। और तभी से सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ गया अर्थव्यवस्था में। सार्वजनिक व्यय सभी देशों द्वारा किया जाता है, और सार्वजनिक व्यय एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में, एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में सामने आया। उसी को हम यहाँ पे आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर में आगे क्या है, आगे है इसका उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक व्यय गवर्नमेंट करती है तो उसका किस उद्देश्य से करती है, क्यों करती है? तो पहला उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य उसका है कि पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनको रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, ये पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य की है। और राज्य को ये अपने देश के जनता के आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण खराब है तो उसके लिए काम करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगवाना चाहिए, अधिक से अधिक स्कूल खुलवाना चाहिए, लोगों को अधिक से अधिक साक्षर बनाना चाहिए, अधिक से अधिक हेल्दी बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उठापटक है। यदि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जा रही हैं, तो उसको कैसे, इसको स्टेबल रखें। कीमत यदि बढ़ रही है तो किन कारणों से बढ़ रही है, और कोई ऐसा तो नहीं कि जो मार्केट में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हर्षद मेहता एक समय में 90 के दशक में पूरा शेयर मार्केट को प्रभावित किया था और डिस्टर्ब किया था, तो उसको पकड़ के जेल में डाला गया। तो इस तरह के क्रियाओं को, या कोई ऐसी वस्तुओं का उत्पादन ना हो जाए जो खतरा हो देश के लिए, तो ऐसी चीज़ों को रोकना और उसको निगरानी करना गवर्नमेंट का काम है। यदि कोई वस्तु मार्केट में या लोगों की आवश्यक की वस्तु है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जैसे कोरोना वैक्सीन हो गया और मार्केट में नहीं है, तो उसको कैसे वो सुनिश्चित करें कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे जरूरी वस्तुएं होती हैं जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक सही सही पहुंच जाए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिरता बनी रहे, लोगों की आय निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलनी चाहिए, कीमतें में बहुत ज़्यादा उठापटक ना हो, ऊंचा हाई और लो ना हो। तो इस तरह की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिले, औद्योगिकरण की स्थिति हो, वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, जीडीपी में कंटिन्यूअस वृद्धि हो। नेक्स्ट है शिक्षा का विस्तार, अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाया जाए। प्रेजेंट में लगभग 80% जनसंख्या हमारी साक्षर हो चुकी है। उसमें भी कई राज्यों में
कम है, कई राज्यों में 90% से ऊपर है, कई राज्यों में 50% से कम है, तो उसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए, एक शिक्षित समाज ही एक विकसित समाज बन सकता है। तो इसलिए ये सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य है कि कोई भी निरक्षर ना रह जाए आने वाले भविष्य में। आधारिक संरचना का विकास किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? किसी देश के पूंजीगत वस्तुएं आधारभूत वस्तुएं कहलाती हैं, और ऐसी वस्तुएं जो औद्योगिकरण को बढ़ावा दें, जैसे मशीनों का उत्पादन, जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो, अधिक से अधिक शोध हो, रिसर्च हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं हो, इंटरनेट की व्यवस्था पूरी तरह से हो। वैसे तमाम जो सुविधाएं हैं जो केवल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, कोई रिलायंस या जियो जाकर के सड़क नहीं बनाएगा, कोई रिलायंस या जियो जा के बंदरगाह या हवाई पट्टी नहीं बनाएगा या रेल नहीं बिछाएगा। तो ये सुविधाएं गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को अधिक से अधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तभी हमारे देश के निवेशक निवेश करेंगे और औद्योगिकरण को बढ़ावा होगा, फिर रोजगार बढ़ेगा। तो आधारिक संरचना का विकास करना उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का, एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, अस्पतालों का और डॉक्टर्स का प्रॉपर नियुक्ति हो और निर्माण हो, तो जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें, और कोई यदि बीमार है, यदि कोई नई बीमारी आ रही है तो उसको समय रहते कंट्रोल कर लें, ताकि देश के लोगों को का स्वास्थ्य बना रहे और उत्पादन में अपना योगदान दे सकें। प्रशासनिक नियंत्रण, कोई जहाँ इतने लोग होते हैं तो वाद विवाद भी स्वाभाविक है, होना ही है, तो प्रशासनिक नियंत्रण होना जरूरी है। कोई क्राइम या कोई गलत कार्य, नेगेटिव कार्य, अनुत्पादक कार्य कर रहा है तो उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, और समाज में सभी लोग सुरक्षित महसूस करें, अपने को सुरक्षित महसूस करें, और उनको अधिक से अधिक सुरक्षा हो, और ताकि वो निश्चिंत होकर के अच्छे कार्य कर सकें और उत्पादन में अपना सहयोग कर सकें। सामाजिक सुरक्षा में यदि कोई अचानक कोई आपदाएं आती हैं, अचानक कोई क्लाइमेटी आती है, या अचानक कोई ऐसा आपदा आ जाए जिससे लोगों के या फसल नुकसान हो जाए, तो फसल बीमा करना, या लोगों को का एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं पे भूकंप आ जाए, तो इस तरह की अचानक आने वाले आपदाओं से निपटने के लिए उनके लिए प्रबंधन होना चाहिए, और उनके सहायता के लिए तुरंत पहुंच सके उनके परिवारों को, या जो घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाने की सुरक्षा, या जो मृतक परिवार हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें, और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी गवर्नमेंट अच्छे से उठा सके, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यावरण में सुधार, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। वर्तमान में सबसे बड़ा इश्यू बनता जा रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विकास के साथ साथ हम इन्वायरमेंट पे उतना काम नहीं कर पाए। इसीलिए यही कारण है कि वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, और ओजोन परत जो दिन पर दिन क्षय हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उसको कैसे रोका जाए, ये सब हमें गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी है कि इसको ध्यान दें और इसमें सुधार करें, किस प्रकार से हम पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखें। विकास के साथ साथ बाजार पर नियंत्रण यह जरूरी होता है कि निजी व्यक्ति, क्योंकि उत्पादन प्रॉफिट के लिए करता है, उसे कोई भी चिंता नहीं होती है कि उपभोक्ताओं के सेहत पे क्या असर पड़ रहा है या इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो प्राइवेट उत्पादक है वो अपने वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मार्केट पर नज़र रखे और ख़राब वस्तुओं को मार्केट में आने से रोके, और जो वस्तुएं उनकी कीमतों को नियंत्रित रखे, ताकि लोगों के हितों को बचाया जा सके। रोज़गार में वृद्धि, यदि बेरोज़गारी चरम पे है देश में और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो उनका उपयोग हम कैसे उत्पादक कार्यों में कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट औद्योगिकरण से और अनेक कार्यों में उन लोगों को लगा करके, उनको रोज़गार दे करके और उसको बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट निवेशक को आकर्षित करने के लिए अनेक वो ऑफ़र दे सकते हैं, टैक्स से बचाने का ऑफ़र, या उनके कम से कम प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जाए, ताकि वो आकर्षित होकर और देश में आएँ और उद्योग लगाएं और लोगों को रोज़गार दें। उत्पादन तथा उपभोक्ता के हितों के, यहाँ उत्पादक होना चाहिए, उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जो उत्पादन कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो उद्योगों को चला रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता है, पूंजीपति। तो उसके
उत्पादन को कैसे सिक्योर रखें और उसको कम से कम टैक्स रखें ताकि वो लोगों को रोज़गार देता रहे और वो और उत्साहित हो और उद्योगों को लगाने के लिए और उत्पादन करने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसके भी हितों को ध्यान में रखें और उपभोक्ता के हितों को भी, कि उपभोक्ता को सही कीमत पर अच्छी वस्तु मिले, क्वालिटी वाली वस्तु मिले, उसको ऐसे नहीं खराब वस्तु मिल जाए जिससे कि उसका और उसके परिवार का सेहत ही खराब हो जाए, या इतनी महंगी वस्तु मिले कि मनी इन्फ्लेशन में ही वो डूब कर और बर्बाद हो जाए। तो ये दोनों हमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको संभाले। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत ही ज़रूरी है और प्राइवेट सेक्टर यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन में उतना योगदान नहीं कर पा रहा है तो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होता है कि वो अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन करे और प्राइवेट व्यक्तियों को उसके लिए प्रोत्साहित करे अनेक ऑफर्स देकर। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करना गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि ऐसी वस्तुएं जो सामूहिक रूप से इस्तेमाल होती हैं, जैसे सड़क हो गया, जैसे पार्क हो गया, जैसे जंगल हो गया, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, जैसे हवाई जहाज़ के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं उनका, तो इस तरह से जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, है ना, सड़कें हैं या पार्क हैं, है ना, तो ऐसे सरकारी परिवहन यातायात के साधन हैं, तो ऐसे वस्तुएं जो सामूहिक रूप से इस्तेमाल होती हैं उनका उत्पादन गवर्नमेंट का करना उद्देश्य होता है, क्योंकि वो निजी क्षेत्र में उत्पादन उनका नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट व्यक्ति सड़क बनाने लगेगा, क्योंकि वो बेचेगा कैसे, तो इसलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको बनाए। सुरक्षा व्यवस्था कोई निजी व्यक्ति नहीं करेगा। सुरक्षा व्यवस्था, देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पुलिस व्यवस्था कैसे मजबूत रखा जाए और देश के बाहर से सुरक्षा रखने के लिए आर्मी व्यवस्था कैसे दुरुस्त रखा जाए, तो ये तमाम उद्देश्य होते हैं सार्वजनिक व्यय के, ताकि इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। किस प्रकार से? सार्वजनिक व्यय करके। अब सार्वजनिक व्यय के कुछ नियम हैं, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको। तो सार्वजनिक व्यय के नियम मुख्य रूप से प्रोफेसर फिंडले सिराज एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सार्वजनिक व्यय के 4 प्रमुख नियमों की चर्चा की। ये व्यय है, सार्वजनिक व्यय के 4 प्रमुख नियमों की चर्चा की जो इस प्रकार से हैं। पहला है लाभ अथवा हित का नियम, कैनन ऑफ बेनिफिट। सार्वजनिक व्यय, इनका कहना था कि ऐसा होना चाहिए जो लोगों के कल्याण को अधिकतम करे, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सामाजिक लाभ को अधिकतम कैसे करे, ऐसा होना चाहिए सार्वजनिक व्यय। इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, सभी लोगों को। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हित को ध्यान में न रख करके यदि किसी व्यक्ति को उससे नुकसान भी हो रहा है तो भी उस काम को करना चाहिए, क्योंकि बड़े समूह को उससे फ़ायदा हो रहा होता है। जैसे यदि गवर्नमेंट को सड़क बनाना है और सड़क बनाने में किसी लोगों का कुछ हिस्सा, खेत का हिस्सा आ रहा है, तो लेकिन वो पूरे देश के लोगों के आने जाने का एक मार्ग बनेगा, तो ऐसे कार्य को कर देना चाहिए। यदि कुछ लोगों के को नुकसान हो रहा है या हानि हो रही है और उसकी तुलना में बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है, तो वो कार्य कर देना चाहिए और उसकी क्षतिपूर्ति जो लोगों को हानि हुआ है उनसे लेकर के दे देना चाहिए। जैसे नेशनल हाईवे गवर्नमेंट बना रही है, बहुत सारे लोगों का खेत उसमें आता है, तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर करती है और जो टोल टैक्स से पैसा आता है उस पैसे से चाहे तो गवर्नमेंट उनके नुकसान की भरपाई कर सकती है। फिर भी उस भरपाई करने के बाद भी पूरा जो समाज है वो लाभ की स्थिति में रहेगा। तो लाभ या हित का नियम लागू होना चाहिए और इसका आकलन पहले गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए कि इस सार्वजनिक व्यय जो हम करने जा रहे हैं इससे कितने लोगों को, किन लोगों को हानि होगा, किन लोगों को लाभ होगा और क्या इससे ओवरऑल हानि होगा कि लाभ होगा, इसको जरूर गवर्नमेंट को जांच लेना चाहिए। दूसरा है मित व्ययिता का नियम। वित्त व्ययिता का नियम जरूर लागू होना चाहिए। यदि सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ व्यय कर रही है, तो चूंकि जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है, सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा ही किया जाता है, तो सार्वजनिक व्यय करते समय चूंकि यह व्यय करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने का खर्च किया जाता है, तो वह ऐसा हो कि कम से कम लागत में खर्चा किया जाए, उसका बहुत ही ज़रूरी सामानों पर खर्च किया जाए। ऐसा नहीं कि यूं ही किसी को खैरात बांट दिया जाए, किसी को बड़े पूंजीपति को टैक्स फ्री कर दिया गया, या किन्हीं लोगों के बीच हम कुछ ऐसी सहायता या ऐसे ही बांट दिए पैसा, बिना किसी काम के पैसा बांट दिए और ख़त्म कर दिए पैसा, तो वो देश के अर्थव्यवस्था को डुबा देगा। तो ऐसा व्यय होना चाहिए जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला हो और बहुत ही सोच समझ के ऐसे
जरूरी आवश्यक वस्तुओं पर व्यय करना चाहिए जो हमारे समाज के कल्याण को बढ़ाए। नेक्स्ट है स्वीकृति का नियम। ये 4 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। तो स्वीकृति का नियम, जो व्यय होने जा रहा है, जो भी जितने भी रुपए का, वह व्यय प्रॉपर जो जानकार लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं उसके, उनसे सैंक्शन होना चाहिए, उनसे अनुमति होना चाहिए, उस अधिकारी से और उस विशेषज्ञों से स्वीकृत होना चाहिए जिससे संबंधित कार्य होने जा रहा है। उससे संबंधित विशेषज्ञों से अप्रूवल कर लेना चाहिए, स्वीकृत करा लेना चाहिए कि ये काम करने जा रहे हैं, क्या यह पैसा इस काम के लिए इतना पैसे की ज़रूरत है और इस पैसे को इस पे खर्च करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं ये ज़्यादा पैसा खर्च होने जा रहा है। तो ये ज़रूर उस व्यक्ति से, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उससे अनुमति करा लेना चाहिए, तभी उस पैसे को खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है आधिक्य का नियम। आधिक्य के नियम या कैनन ऑफ सरप्लस से मतलब सिराज का ये था, प्रोफेसर सिराज का ये मतलब था कि हमेशा व्यय इनकम से कम हो, यानी कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट को आय प्राप्त हुआ है, वो अधिक हो, एक्सपेंडिचर कम हो। जो टैक्स से, अन्य फाइन वगैरह से जो गवर्नमेंट को आय प्राप्त हुई है, वो हमेशा अधिक होना चाहिए व्यय से। जैसे एक परिवार का व्यक्ति क्या करता है, जो आय रहता है उतने में ही खर्चा अपना करता है। जो समझदार परिवार का मुखिया होता है, वो जितना आय होता है उसी के अंदर अपना खर्चा रखता है। ऐसा नहीं कि आय आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये जो प्रोफेसर फिंडले सिराज का जो नियम था, वो एक गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लागू नहीं होता है। क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है या विकासशील है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया, देश में बेरोजगारी है, देश में अभी आधारभूत संरचनाएं बहुत कम हैं, उत्पादन बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में यह माना गया कि सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि यदि देश में आय तभी होगा जब अमीर लोग होंगे, देश पिछड़ा है तो आय तो होगा नहीं, क्योंकि टैक्स कौन देगा, टैक्स अमीर देते हैं और अभी गरीब है। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को शिक्षा पे और सड़क पे और निवेश पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, ताकि वस्तुओं का उत्पादन हो। जब उत्पादन होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, तो टैक्स देंगे, फिर बाद में हमारा इनकम बढ़ जाएगा, बाद में इनकम हमारा बढ़ सकता है। इसलिए जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उसमें यह कहा गया कि हमेशा घाटे का बजट अच्छा होता है। यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू भले कम हो, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग कल्याण हो सके और ज़रूरी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों। परिवार में भी हम देखते हैं कि यदि जो बच्चे परिवार में पढ़ने में अच्छे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो लोन लेकर के और उन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें पता है कि जब पढ़ लिख के अच्छा हो जाएगा तो हमें इनकम कर देगा और वो सारी हमारे जो कर्ज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सेम इसी आधार पे गवर्नमेंट को भी खर्चा करना चाहिए और घाटे के बजट बनाना चाहिए और उसको खर्च करके और अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। इसमें आधुनिक अर्थशास्त्री आए और उन्होंने कुछ इसमें ऐड किया। इन 4 नियमों के अलावा कुछ नियम और ऐड किए। जैसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये बताया कि लोच का नियम। जैसे सार्वजनिक व्यय में लोचशीलता होनी चाहिए, वो फ्लक्चुएट हो सके। यदि कोई काम हो रहा है, जैसे कोई पुल बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि यदि वो 2 करोड़ में बनने के लिए हुआ था और यदि वो ऐसा देखा जा रहा है कि 1 करोड़ में ही बन सकता है, तो उसको कम करके 1 करोड़ पे लाया जा सकता है। यदि वो 2 करोड़ में पैसा 2 करोड़ उसके लिए प्रस्ताव किया गया था, लेकिन वो बनते बनते खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, 3 करोड़ चला गया, तो उसमें उतना बजट बढ़ा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यय हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है और जिस वस्तु पे खर्चा हो रहा है, उसमें यदि व्यय ऊपर नीचे होता है तो उसको उस हिसाब से लोचशीलता रखना चाहिए। उत्पादकता का नियम जरूर देख लेना चाहिए। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो उत्पादक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम खैरात बांट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे चीज़ों पे व्यय कर रहे हैं जिसका जो उत्पादन को ना बढ़ाए, तो वो व्यय कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को हम वोट पाने के लिए लोगों को के खातों में पैसे डालने लगे बिना किसी कारण के, तो इससे प्राइसेस बढ़ेंगी और ये उत्पादन को नहीं बढ़ाएगा, आउटपुट को नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसा हमेशा व्यय होना चाहिए जो उत्पादक हो, उत्पादन को बढ़ाए, चाहे वो या तो सड़क बनाए, या तो बच्चों के पढ़ाई पे खर्चा हो, या लोगों के स्वास्थ्य पे खर्चा हो, तो इस तरह का उत्पादक व्यय हो। आय के समान वितरण का नियम, कैनन ऑफ इक्विटेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आय के समान वितरण का नियम जरूर देख लेना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय
ऐसा हो, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो गरीब और अमीर दोनों का ध्यान रखें। तो आय के समान वितरण होने पे ध्यान हो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट टैक्स जो लेती है वो अमीरों से लेती है, और जो एक्सपेंडिचर करती है इसका ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को होता है, पुअर्स फैमिली को होता है। तो इससे आय की असमानता कम होती है, क्योंकि टैक्स अमीर से लेकर गवर्नमेंट सड़क बनाती है। गरीब तो सड़क बनाने में कोई योगदान नहीं किया, सड़क तो बना अमीर के पैसे से, लेकिन उसका उपयोग गरीब भी करेगा। तो इससे आय की समानता बढ़ती है। तो ये सार्वजनिक व्यय ऐसा हो जो समाज में आय की समानता को बढ़ाए। शिक्षा पे खर्चा करे, तो सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो इससे गरीब का बच्चा पढ़ के वो भी नौकरी करेगा, तो उसकी आय बढ़ेगी, तो उसकी जो आय का खाई है, गैप है, वो कम होगा। तो ये 3 नियम इसमें और जोड़े गए आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो कुल मिला के 7 नियम हम चर्चा करते हैं सार्वजनिक व्यय के। अब सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से किया, ये जल्दी जल्दी देख लेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है किस प्रकार से वर्गीकरण किया, कितने प्रकार के सार्वजनिक व्यय होते हैं, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो निकोलस ने सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में बांटा। सार्वजनिक व्यय 4 भागों में, मतलब गवर्नमेंट जो व्यय करती है तो वो किस तरीके की करती है, किन किन चीज़ों पे करती है, और उनको हम किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करें, या किस तरीके से हम बांटें, तो हमें पता चल जाएगा गवर्नमेंट के टोटल व्यय किस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला जो इन्होंने कहा कि पहला व्यय जिससे सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का कोई आय प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यय जो लोगों को सहायता देती है गवर्नमेंट, सहायता, जैसे भूकंप आ गया तो लोगों को 2-2 लाख रुपये, पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए बांट दिया गया, या 50-50 हज़ार रुपये बांट दिया गया। बाढ़ आ गया, बाढ़ पीड़ितों को कुछ रुपए बांट दिया गया। कोरोना आ गया तो लोगों को फ्री वैक्सीन लगा दिया गया, है ना। तो इस तरह की सहायता जिससे गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये इस तरह से करेगी। तो वह व्यय जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का आय नहीं मिल रहा है। दूसरा वह सार्वजनिक व्यय जिसमें राज्य को कोई आय तो डायरेक्टली प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आय प्राप्त हो जाता है। जैसे उसने स्कॉलरशिप दे दिया पढ़ने वाले बच्चों को, तो स्कॉलरशिप दे दिया तो बच्चे कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, तो वो देश के लोगों की सेवा करेंगे, देश में वो लोगों के अनेक पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, या लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, तो देश को उससे लाभ होगा, लोगों को उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली लाभ देश को मिलेगा। नेक्स्ट है जिसमें आंशिक रूप से सरकार को प्रत्यक्ष आय प्राप्त हो, जैसे न्यायालयों पर किया गया व्यय, न्यायालयों पर या शिक्षा पर किया गया व्यय, इससे गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से प्राप्त होता है। या जो सरकारी ऑफिसेस होते हैं, है ना, तो उसमें जैसे हम टैक्स जैसे हम जाते हैं और इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, या कुछ कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो इस तरह से कुछ पैसे हम देते हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्ट इनकम मिल जाता है। वह व्यय सरकार को लागत से अधिक की आय प्राप्त हो, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर व्यय, रेल, डाक, तार आदि। तो ऐसी वस्तुएं भी गवर्नमेंट बनाती है जिसमें जितना लागत आया है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होने लगता है। जैसे उसने बिजली परियोजना बना दी, है ना, बिजली परियोजना, डैम बना दिया, और उससे बिजली पैदा होने लगी और बिजली को गवर्नमेंट बेचने लगी, तो उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होने लगती है। जैसे नेशनल हाईवे बना रही है, एक्सप्रेस वे बना रही है, एक्सप्रेस वे पे टोल टैक्स लगा रही है, तो टोल टैक्स में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जा रहा है, दिन भर पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे व्यय जिससे गवर्नमेंट को उसकी लागत से अधिक पैसा आता है, तो ये चौथा कैटेगरी में रखा। तो ये 4 तरह के निकोलसन ने व्यय को बांटा, अनेक अर्थशास्त्रियों में बांटा है। हम आगे भी देखते हैं। एक जो मिसिंग था निकोलसन के कैटेगरी में, उसमें कहीं भी कल्याण का वो नहीं था, वो केवल लाभ पे आधारित था कि केवल लाभ कमा रहा है गवर्नमेंट, लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन प्लीहन और काहन ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी वर्गीकरण नहीं है। इन्होंने कहा कि कल्याण के आधार पे हमें बांटना चाहिए, कि लोगों का कल्याण करना चूँकि गवर्नमेंट का उद्देश्य है, तो गवर्नमेंट को कल्याण पे ध्यान देना चाहिए, और कल्याण के आधार पे हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, वो 4 भागों में इन्होंने भी बांटा। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो वो 4 भाग हैं सॉरी, ये 3 भाग हैं। तो काहन ने कहा कि सार्वजनिक व्यय कल्याण के आधार पे 3 भागों में, यहाँ 3 भाग हैं, 3 भागों में वह व्यय जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को सामान्यतः लाभान्वित करता है, जैसे स्वास्थ्य,
अभियान पर व्यय, सुरक्षा व्यय आदि, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को सामान्यतया लाभान्वित करता है, उनका कल्याण में वृद्धि करता है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित गवर्नमेंट अनेक तरीके से पोलियो टीकाकरण या चेचक टीकाकरण या अनेक हेपेटाइटिस बी टीकाकरण करती है, या जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अनेक तरह के टीकाकरण करती है। अनेक जैसे कोरोना आ गया, महामारी आ गया, तो उसमें अनेक टीका का या वैक्सीन का फ्री में लगाया लोगों को। सुरक्षा व्यय, पुलिस से संबंधित व्यय, पुलिस सुरक्षा देती है, गवर्नमेंट लोगों को सुरक्षित रहें और कोई गलत काम ना हो। और दूसरे देशों से सुरक्षा करना, सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा तंत्र, अनेक अणु परमाणु बम बनाना और हथियार बनाना और टेक्नोलॉजी और सैन्य सुरक्षा पर खर्चा करना। तो इस तरह के जो व्यय होते हैं वो सामान्य लाभ पहुंचाने वाले व्यय होते हैं, यानी कि लोगों के कल्याण को बढ़ाने वाले व्यय होते हैं। ऐसे व्यय जो किसी एक वर्ग सामान्य हित के लिए किए जाते हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरा समाज लाभान्वित होता है। तो ऐसा व्यय जो किसी एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है, जैसे यदि गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो उत्पादन है उस पर हम टैक्स कम करते हैं, जैसे जीएसटी अभी 18% है, जीएसटी 18% से हम कम करके और 10% कर देते हैं। तो 10% कम कर दिया तो इससे लाभ तो दुकानदारों को भी होगा, प्रोड्यूसर को भी होगा, लेकिन इससे लाभ और किसको होगा? कंज्यूमर को भी इससे लाभ होगा, उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होगा, उनका खर्चा कम बचेगा, कम पड़ेगा, तो इसलिए पूरा समाज लाभान्वित होगा। तीसरे वर्ग में वे व्यय आते हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाते हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण समाज लाभान्वित होता है। जैसे न्याय पर किया गया व्यय, न्यायालय पर किया गया व्यय, जो न्यायालय में जाता है केस लड़ने, केवल उसी को लाभ होता है, न्याय उसको मिलता है, लेकिन समाज में एक मैसेज पहुंचता है। जैसे किसी के घर चोरी हुई तो वो न्यायालय में गया, पुलिस ने पकड़ा उसको, चोर को, और उसको पनिश किया, तो समाज में भी एक मैसेज आता है कि चोरी करना अपराध है और इसमें इतनी भयंकर सजा हो सकती है। तो इस तरह से पूरा समाज भी लाभान्वित होता है। तो ये 3 प्लीहन और काहन ने कल्याण के आधार पर वर्गीकरण का, एडम स्मिथ ने कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया। एडम स्मिथ ने सार्वजनिक व्यय को कार्य के आधार पर, फंक्शन, वर्क के आधार पर वर्गीकरण किया और उन्होंने कहा कि ये जो भी गवर्नमेंट व्यय करती है उसको हम इन 3 भागों में रख सकते हैं और इनके बाहर कोई व्यय गवर्नमेंट नहीं करती है। पहला रक्षात्मक व्यय, प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर, जिसके पक्ष में एडम स्मिथ भी थे। एडम स्मिथ खुद कहते थे कि गवर्नमेंट को सुरक्षा देना गवर्नमेंट का काम है, और चाहे देश के अंदर और चाहे देश के बाहर, तो इस पे जो भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए और उसको हम रक्षात्मक व्यय कहेंगे। नेक्स्ट है व्यावसायिक व्यय, ऐसा व्यय जो गवर्नमेंट कमर्शियल एक्सपेंडिचर करती है, जैसे सड़क बनाती है तो उस पर जो निवेशक है वो अपना सामान आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके और बेच सकता है। और पोर्ट बनाती है, बंदरगाह, जहाँ से सामान समुद्री रास्ते दूसरे देशों में जाती है, बेचने के लिए जाते हैं, पोर्ट बनाती है। या टैक्स पे छूट देती है, लाइसेंस पे छूट देती है, या मुद्रा योजना लाई गवर्नमेंट कि जो कोई अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है उनको लोन देगी। तो इस तरह के व्यय को कमर्शियल व्यय या व्यावसायिक व्यय कहा गया, जो उत्पादन को बढ़ाए, निवेश को बढ़ाए और रोजगार एवं उत्पादन को बढ़ाए, रोजगार को बढ़ाए, लोगों को रोजगार दें और उत्पादन में वृद्धि करे। विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करे। वैसे तो सारे जरूरी विकास हैं, बट यदि हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे तो इस तरह के व्यय में हम देखेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय कहलाएगा। सड़क और बिजली उत्पादन करना भी विकासात्मक व्यय कहलाएगा, तो उसको हम विकासात्मक व्यय में रखते हैं। तो ये 3 प्रकार के व्यय 3 प्रकार में रखा सार्वजनिक व्यय को एडम स्मिथ ने। इसके अतिरिक्त अलग अलग व्यय बताए, जैसे जेएस मिल ने आवश्यक और ऐच्छिक व्यय का, जेएस मिल ने कहा आवश्यक और ऐच्छिक व्यय दो भाग में हम बांट सकते हैं, 2 भाग में वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो आवश्यक व्यय जो व्यय करना जरूरी है, जैसे सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क अच्छी हो, लोगों को भोजन मिले, लोगों को कपड़ा मिले, लोगों को मकान मिले, शौचालय मिले, ये सारे आवश्यक व्यय हैं। उनको व्यय सार्वजनिक व्यय के एक ढांचे में उनको आवश्यक व्यय कहेंगे। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं, गवर्नमेंट यदि चाहे तो उसको ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इच्छा पे है वो करे या ना करे। जैसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना, लोगों को फ्री शिक्षा देना, तो इस तरह के व्यय ऐच्छिक व्यय होते हैं, वो करे या ना करे। नेक्स्ट है प्राथमिक या गौण व्यय। प्रोफेसर सिराज ने कहा
प्राथमिक व्यय और गौण व्यय। प्राथमिक व्यय वे जो जरूरी हैं, सड़क, बिजली, पानी, आवास, ये सब, स्वास्थ्य, ये सब वे प्राथमिक हैं। गौण व्यय वे हैं जो जैसे जैसे एयरपोर्ट बनाना, जैसे लोगों को अनुदान देना, लोगों को स्कॉलरशिप देना, तो इस तरह के बेरोजगारी भत्ता देना, लोगों को और अनेक तरीके की सहायता देना, तो वो गौण व्यय में आ जाते हैं। तो ये पाया गया कि जे.एस. मिल और प्रोफेसर सिराज के वर्गीकरण में कोई खास अंतर नहीं है, एक ही तरह का इन्होंने वर्गीकरण किया। अनुदान में वे व्यय आते हैं जो सरकार को व्यय करने के उपरांत कोई प्राप्ति नहीं होती है। अनुदान, ग्रांट्स, जैसे भूकंप पीड़ितों को या बाढ़ पीड़ितों को या सूखाग्रस्त पीड़ितों को, ऐसे लोगों को जब कुछ गवर्नमेंट सहायता देती है, कुछ पैसे देती है, तो उसके बदले में उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे व्यय जिसके बदले में सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वे अनुदान व्यय कहलाते हैं। और दूसरे तरह का जो व्यय करती है गवर्नमेंट, जिसके बदले गवर्नमेंट को कुछ प्राप्त होता है, जैसे सड़क बनाएगी तो टोल टैक्स लगाएगी, जैसे हॉस्पिटल बनाएगी तो उसमें कुछ फीस रखेगी, जैसे स्कूल बनाएगी तो स्कूल चलाएगी तो उसमें कुछ फीस बच्चों से लेगी। तो इस तरह के जो व्यय होते हैं उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ प्राप्त होता है, उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये दूसरे तरह का व्यय था। तो इनका वर्गीकरण कुछ क्लियर कट वर्गीकरण था। फिर प्रोफेसर जे.के. मेहता एक वर्गीकरण करते हैं स्थिर और परिवर्तनशील व्यय। स्थिर व्यय वे व्यय होते हैं जो करने ही हैं, जैसे सड़क बनाना ही है, पानी की व्यवस्था करनी ही है, शिक्षा की व्यवस्था करनी ही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हॉस्पिटल वगैरह बनाना ही है गवर्नमेंट को, तो ये स्थिर है। परिवर्तनशील व्यय होते हैं कि ये करें कि वो करें, लोगों को बेरोजगारी भत्ता दें या किसानों को सहायता दें, तो ये परिवर्तनशील हो सकते हैं कि डैम छोटा बनाएं कि बड़ा बनाएं, डैम बनाएं कि ना बनाएं, है ना, बिजली परियोजना बनाए कि ना बनाए, पर्यावरण पे कुछ काम करें कि ना करें, तो वो परिवर्तनशील। लेकिन कुछ स्थिर होते हैं जो फिक्स ही होते हैं, जिसको करना ही है। तो ये इसीलिए जे.के. मेहता का उतना क्लियर वर्गीकरण नहीं था, उतना साफ वर्गीकरण नहीं था। तो इसके बदले प्रोफेसर पीगू ने हस्तांतरित व्यय और अहस्तांतरित व्यय लाए। हस्तांतरित व्यय वे होता है जो लोगों को सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आजकल डीबीटी चल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जैसे किसी बाढ़ पीड़ित को डायरेक्ट उसके खाते में पैसा दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं अस्पताल में तो उसको इलाज कराया ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बदले उसको दवा दिया जाए या ये दिया जाए वो दिया जाए, राशन पहुंचाया जाए, उसको डायरेक्ट पैसे दे दिए जाते हैं। या जैसे कि सरकार को कुछ साइकिल बांटना है या लैपटॉप बांटना है, तो वो लोगों को खाते में सीधे पैसा पहुँचा देती है ताकि वो परचेज कर सकें। और एक होता है अहस्तांतरित व्यय। अहस्तांतरित व्यय कि वो कार्य करती है और उससे लोगों को लाभ होता है। जैसे सड़क बना दी, लोग उस पर आएंगे जाएंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपना इनकम बनाएंगे। या हॉस्पिटल खोल दिया, हॉस्पिटल में जाएंगे लोग, अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएंगे और फिर वो काम पे जाएंगे। तो इस तरह से दो भागों में उन्होंने बांटा पीगू ने। फिर इसके बाद जर्मन अर्थशास्त्री थे रोशर। उन्होंने एक तो आवश्यक व्यय में बांटा कि बहुत आवश्यक है, जो हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आवश्यक है, सड़क, बिजली, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, लोगों का देखना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरा उपयोगी व्यय। उपयोगी व्यय मतलब बिजली बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, मशीनें बनाना, सड़क बनाना, ये सब उपयोगी व्यय है। बाढ़ पीड़ितों को पैसा देना, तो ये सब उपयोगी व्यय। एक होता है बेकार व्यय। बेकार व्यय जैसे गवर्नमेंट किसी व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से कुछ पैसे भेज देती है या कुछ सामान बांट देती है, तो वो बेकार व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट है सुरक्षा संबंधी व्यय, नागरिक प्रशासन संबंधी व्यय, आर्थिक व्यय। ये श्रीमती उर्सुला हिक्स ने वर्गीकृत किया 3 भागों में। सुरक्षा संबंधी व्यय जैसा हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि देश के अंदर पुलिस व्यवस्था और बाहर आर्मी व्यवस्था पर जो व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा, सुरक्षा संबंधी व्यय। नागरिक प्रशासन संबंधी व्यय, प्रशासनिक सेवाएं दी जाती हैं तमाम लोगों को तमाम परेशानियां होती हैं और उसके बदले लोग सरकार के दरवाजे खटखटाते हैं, न्याय मांगते हैं और सरकारी ऑफिसेस में जाते हैं, अपना कार्य करवाते हैं कि उनके पिताजी का क्या था हिसाब, उनके पुराने जो हिस्ट्री हैं वो है कि नहीं सरकारी ऑफिस में। तो ये प्रशासनिक संबंधी व्यय होता है। आजकल राइट टू इन्फॉर्मेशन आ रखा है आदि। आर्थिक व्यय, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट जो सड़क बनाती है, बिजली बनाती है इत्यादि, ये सब करती है कार्य, वो सब आर्थिक
व्यय में आता है। तो ये 3 व्यय में श्रीमती उर्सुला हिक्स ने बांटा। ग्रोव्ज ने सार्वजनिक व्यय को निम्न भागों में बांटा। एक तो था स्वतः परिसमाप्य व्यय, सेल्फ इक्विडेटिंग, स्वतः परिसमाप्य व्यय, वह व्यय जिसके बदले तुरंत पैसा मिलता है। किसी ने उपभोग किया और तुरंत पैसा दिया, किसी ने गया इलाज कराया और उसका तुरंत पैसा दिया। तो ऐसे व्यय जो जिसपे कोई सड़क से गया नेशनल हाईवे पे तुरंत पैसा मिलता है, आप हाईवे पे जाएंगे टोल टैक्स देंगे, टोल टैक्स दे करके तब रोड पे आगे बढ़ेंगे। पुनरुत्पादक व्यय, रिप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ऐसे व्यय जो पुनरुत्पादक हो वह व्यय रिप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि उपभोक्ताओं के लिए हम ऐसे काम करें जो उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाए, लोगों के लिए ऐसे काम करें जो उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाए, तो ये पुनरुत्पादक व्यय कहलाएगा। उत्पादक व्यय जैसे सड़क बनाना, बिजली बनाना, जो सीधे उत्पादन को बढ़ाता है, निवेश करना, औद्योगिकरण करना। अनुत्पादक व्यय, ऐसे व्यय जो लोगों के पास सीधे पैसा गवर्नमेंट भेज देती है और उसका कोई ज़रूरी नहीं होता है लेकिन गवर्नमेंट भेज देती है, ऐसा व्यय अनुत्पादक व्यय कहलाता है। तो उस व्यय को हम अनुत्पादक व्यय में रखेंगे। तो ये 4 प्रकार के ग्रोव्ज ने बताया। नेक्स्ट चलते हैं, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव क्या क्या हैं। इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सार्वजनिक व्यय के अनेक इफेक्ट हैं और सार्वजनिक व्यय जब सरकार करती है तो समाज पे, अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव पड़ता है। और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम इसमें 1 बाय 1 करके देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है और वो क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें डाल्टन ने कुछ प्रभावों की चर्चा की है। सबसे पहले हम सार्वजनिक व्यय तथा उत्पादन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन, कोई भी व्यय किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, उत्पादन में जीडीपी या पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यही सबसे अच्छा तरीका होता है जांचने का। यदि उत्पादक नहीं है तो वो व्यय बेकार है। तो सार्वजनिक व्यय और उत्पादन में डाल्टन ने इस पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इस प्रकार से किया। पहला उन्होंने कहा कार्य करने, बचाने तथा विनियोग की क्षमता पर प्रभाव। ठीक है, तो डाल्टन ने कहा कि सार्वजनिक व्यय करने से लोगों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी या गवर्नमेंट अनेक व्यय करेगी, सड़क बनाएगी, तो इससे लोगों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कैसे? एक तो गवर्नमेंट जैसे लोगों के आय में वृद्धि कर दिया, आय बढ़ाकर, इनकम बढ़ा के, इनकम कैसे बढ़ाई? जैसे टैक्स कम कर दिया या अच्छा सड़क बना दिया कि लोग जल्दी पहुंच जा रहे हैं। लोगों का सड़क ख़राब था तो टायर ख़राब होते थे तो खर्चा बढ़ता था, तो वो खर्चा बचने लगा। तो लोगों का तबीयत ख़राब हुआ तो हॉस्पिटल गए और इलाज करा लिया। तो इस प्रकार से लोगों के इनकम को बढ़ा दिया, आय को बढ़ा दिया, कुछ आय में बढ़ोतरी कर दी, तो इससे उनकी क्षमता पे क्षमता में वृद्धि होती है कार्य करने की। क्यों? क्योंकि वो जब उनका आय बढ़ेगा तो अच्छा उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उपभोग करेंगे। जब अधिक उपभोग करेंगे तो अधिक ताकतवर होंगे और अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। नेक्स्ट है बचाने की क्षमता पर प्रभाव। ठीक है, तो बचाने की क्षमता पर जब आय बढ़ेगी तो उनकी बचत भी ज़्यादा होगी, बचत ज़्यादा होगी तो विनियोग बढ़ेगा। जब गवर्नमेंट अच्छा सड़क बनाएगी तो अनेक कंपनियां आएंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, बिजली है, सड़क है, पानी की व्यवस्था है, तो उससे इंप्रेस होकर के जो प्राइवेट कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएगी और लोगों को रोज़गार देगी, तो विनियोग की क्षमता पर भी प्रभाव बढ़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इनकम को बढ़ाती है और सस्ते दामों पर वस्तुओं को बेचती है, प्राइस को कम करके दामों को लोगों को सस्ते वस्तुएं उपलब्ध कराती है। जैसे आवश्यक वस्तुएं, दवाइयाँ हो गई या शिक्षा हो गया, कम से कम कीमत पे लोगों को पहुंचाती है, तो उनके अंदर कार्य करने की क्षमता, बचत करने की क्षमता, विनियोग करने की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, कार्य करने, बचाने तो विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव। तो कार्य करने की इच्छा में वृद्धि होगी। यदि अच्छी सड़क होगी तो आदमी खुद ही कार्य करने को इच्छुक होगा, और यदि
अच्छा इनकम होगा, अच्छा इनकम मिलेगा तो वो कार्य करने को इच्छुक होगा, बजाय बैठे रहने के वो ऑफिस जाएगा या कहीं काम करने के काम मांगने को जाएगा और उत्पादन में अपना योगदान करेगा। बचाने की इच्छा पर प्रभाव पड़ेगा। यदि वो उसके पास इनकम ज़्यादा आएगा तो वो बचाना भी चाहेगा और बचाएगा। जैसे ऊपर वाले में बचाने की क्षमता पे प्रभाव में ये था कि उसका जब स्वास्थ्य पे खर्चा कम होगा, स्वस्थ रहेगा तो वो पैसा ज़्यादा बचाएगा, है ना। उपभोग अच्छा करेगा और कम कीमत पे उसे उपभोग मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो बचा लेगा। इच्छा पे प्रभाव का मतलब ये है कि बचाने की तरफ उसकी इच्छा में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसे लगेगा उसको इनकम में वृद्धि होगी। जब इनकम में वृद्धि होगी तो बचाना भी चाहेगा, काम करेगा तो आय बढ़ेगी तो उसकी बचत भी बढ़ेगी। विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पूंजीपति हैं, यदि उन्हें अच्छा सुविधा मिलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी मिलेगी, सड़क अच्छी मिलेगी, बिजली अच्छी मिलेगी, तो निश्चित रूप से वो विनियोग भी करना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा मार्केट में और उत्पादन को बढ़ाएगा, आउटपुट को बढ़ाएगा। इससे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बढ़ेगी। साधनों के बंटवारे पर प्रभाव, जो उत्पादन के साधन हैं, यदि अर्थव्यवस्था विकसित है और सारे संसाधन पूर्ण रोजगार की दशा में है, पूर्ण रोजगार में है, फुल एम्प्लॉयमेंट में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि सार्वजनिक व्यय होता है तो सार्वजनिक व्यय में जो सरकार काम करती है, सड़क बनवाती है, बिजली बनवाती है या अनेक ऑफिसेस बनवाती है, तो प्राइवेट सेक्टर से जो साधन है वो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर शिफ्ट करेंगे और वो समझने वाली बात होगी कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, ओवरऑल उत्पादन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, ये गवर्नमेंट को थोड़ा जरूर देखना चाहिए। लेकिन यदि अंडर डेवलप कंट्री है, अल्पविकसित देश है, जैसे भारत जैसे देश में, तो ऐसे में बहुत सारी बेरोजगारी हैं, तो ऐसे में साधनों पर प्रभाव कई तरीके का पड़ेगा। एक तो ये है कि क्षेत्र से संबंधित, प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में, दूसरा स्थान से संबंधित, जैसे शहर में ज़्यादा काम होता है तो शहर में अच्छा सड़कें मिलेंगी, अच्छी बिजली मिलेगी, तो जो ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं वो शहर की तरफ आकर्षित होंगे और वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे उत्पादन कार्यों में हाथ बटाएंगे। दूसरा है क्षेत्र से संबंधित, यानी कि प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में जाना। तो प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में जाना, ये खासकर विकसित देशों में जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे चूँकि साधन कम ही है, वही साधन है जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। यदि पब्लिक सेक्टर में उत्पादन को बढ़ाना है तो प्राइवेट सेक्टर से साधनों को पब्लिक सेक्टर में लाना पड़ेगा, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में लाना पड़ेगा। तो इससे प्राइवेट सेक्टर में तो उत्पादन घटेगा, पब्लिक सेक्टर में उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यह सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस कार्य को किया जाए। तो इसमें यह अध्ययन करना पड़ेगा कि इससे सोशल वेलफेयर कितना बढ़ रहा है। यदि प्राइवेट व्यक्ति में वस्तुओं कम उत्पादित हो रही हैं और पब्लिक वस्तुओं में ज़्यादा उत्पादित हो रही हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कर देना चाहिए। प्राइवेट यदि अल्पविकसित देश है तो उसमें स्थान का महत्व रहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लोग शिफ्ट करते हैं और जो बेरोजगार हैं वो रोजगार में भी आते हैं। यदि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो बेरोजगार हैं उनको काम मिलेगा, सड़क बनाने में गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसमें सड़क बनाने में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोग उसमें जाके काम करेंगे। या गवर्नमेंट बिजली बना रही है या गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री खोल रही है, उसमें रोज़गार दे रही है तो उसमें लोग जाएंगे और रोज़गार प्राप्त करेंगे। या कोई नया टेक्नोलॉजी ला दिया, जैसे कंप्यूटर ला दिया, तो कंप्यूटर पहले नहीं था तो अब एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लोग जाएंगे और इस तरह से चेंज होगा। तो साधनों के बंटवारे पे प्रभाव पड़ता है और इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और अर्थव्यवस्था में विकास होता है। नेक्स्ट है दूसरा, सार्वजनिक व्यय तथा आय का वितरण, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के आय के वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या के लिए सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा। तो सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए जो आय के वितरण में आय के असमानता को कम करे। चूँकि ये होता ही है कि जो सार्वजनिक व्यय होता है वो मुख्यतः गरीबों के काम ज़्यादा आता है, क्योंकि सड़क बनता है, बिजली बनती है, तो इससे
इसमें गरीबों के द्वारा टैक्स तो उतना नहीं दिया गया रहता है, टैक्स ज़्यादातर अमीरों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसका उपयोग गरीब भी करते हैं। तो इसलिए जैसे शिक्षा, फ्री शिक्षा या स्वास्थ्य लागू कर दिया, हालांकि वो बनाया जाता है अमीरों से टैक्स लेकर, लेकिन उसमें गरीब के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और उनको यदि इनकम मिलती है, पढ़ लिख के वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं या पैसे कमाते हैं, तो उससे जो गरीब है वो भी अमीर हो जाता है और आय का जो गैप था वो कम होता है। तो ये सार्वजनिक व्यय का मुख्य एक जो प्रभाव होता है ये होता है कि समाज में आय के वितरण में जो असमानता है, अमीरी और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा खाई है, वो कम होती है, वो ख़त्म होती है। डाल्टन ने इसको इस प्रकार से समझाया कि यदि प्रतिगामी व्यय है, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीर ऐसा व्यय जो अमीर को ज़्यादा फायदा दे, गरीब को कम फायदा दे, तो ये व्यय नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यय नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि अमीरों पे कम टैक्स लगाए और गरीबों पे ज़्यादा टैक्स लगाए, तो यह व्यय सही नहीं है। इसको प्रतिगामी व्यय कहेंगे और यह व्यय नहीं होना चाहिए। आनुपातिक व्यय, जिसका जिस अनुपात में आय है उसको उस अनुपात में फ़ायदा हो, ठीक है। यदि अमीर है, यदि उसको अमीर को यदि 1,000 रुपये पे 10% का फ़ायदा हो तो 100 रुपये का फ़ायदा होगा, और गरीब का 100 रुपये आमदनी है, इस पे 10% तो 10 रुपये का फ़ायदा हो, तो जिस अनुपात में आय है उसी अनुपात में उसको सार्वजनिक व्यय से फ़ायदा हो, तो इसको अनुपातिक व्यय कहते हैं। तो ये भी उतना सही नहीं होता है विकासशील देशों में। और नेक्स्ट है प्रगतिशील व्यय, यानी कि गरीब को ज़्यादा फायदा मिले, अमीर को कम फायदा मिले, ऐसा सार्वजनिक व्यय होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से सार्वजनिक व्यय से आय का वितरण जो असमानता है वो कम होगा। आय की असमानता को कम करने के लिए प्रगतिशील व्यय, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर को ही अपनाना चाहिए सार्वजनिक व्यय में। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से करना चाहिए जो प्रगतिशील व्यय यानी प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर को व्यक्त करे। तो ये डाल्टन ने इस प्रकार से उस व्यय को समझाया। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय तथा आर्थिक विकास। सार्वजनिक व्यय से आर्थिक विकास होता है। सार्वजनिक व्यय ना हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर ना हो तो आर्थिक विकास नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो गवर्नमेंट ही कर सकती है, जैसे फ्री इलाज के लिए अस्पताल खोलना, फ्री शिक्षा के लिए स्कूल खोलना, और अनेक जो लोग हैं जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए या भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता बांटना, ये और कोई व्यक्ति नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ही करेंगी। तो इस तरह के कार्य केवल गवर्नमेंट करती है, और जब तक सार्वजनिक व्यय नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से होना चाहिए कि मैक्सिमम आर्थिक विकास हो सके, अधिक से अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट को अनेक कार्यों को करना चाहिए, जिससे कि लोगों के कल्याण को बढ़ाए, उनके साक्षरता को बढ़ाए, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाए, उनके आय को बढ़ाए, उनके उपभोग को बढ़ाए। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, जिससे कि उत्पादन बढ़े, आउटपुट करना चाहिए जिससे उत्पादन बढ़े। तो इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा। नेक्स्ट चौथा है सार्वजनिक व्यय तथा आर्थिक स्थिरता एवं रोजगार। सार्वजनिक व्यय से ऐसा होना चाहिए कि आर्थिक स्थिरता है, जैसे कोई वस्तु देश में कम है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, या उस वस्तु को जहाँ भी है उसको खरीद करके और कम कीमत पे उपभोक्ताओं को देना चाहिए। या यदि बेरोजगारी है तो उसमें गवर्नमेंट को इंडस्ट्री का स्थापना करना चाहिए और उसमें लोगों को रोज़गार देना चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक स्थिरता कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको स्थिर करे और उत्पादन तथा रोजगार को बढ़ाए। इसके लिए गवर्नमेंट को व्यय को बढ़ाना चाहिए। इसको इस चित्र से भी हम समझ सकते हैं। इस पे मान लेते हैं आय को दिखाया गया है, वाई एक्स इस पे एक्स एक्सिस पे आय को दिखाया गया है, इस वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है और एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है, और निचले हिस्से में इस पे भी आय, एक्स एक्सिस पे आय के ये आय को दिखाया गया है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रोज़गार को दिखाया गया है। तो किस प्रकार से रोज़गार बढ़ा सकता है इसको हम देख सकते हैं। ये हम जानते हैं कि ये आई इक्वल टू ई, आय और व्यय को बराबर करता हुआ 45 डिग्री पे खींचा गया रेखा है, ये हम सभी पढ़ चुके हैं। ये मान लेते हैं कि सी प्लस आई है जो यहाँ पे आय का निर्धारण करती है। इसको हम सीधा खींच सकते हैं यहाँ पे के लिए।
यहाँ से हम ऐसा खींचेंगे कि सीधा यहाँ पे आए y पे, फिर ये दोनों मिट जा रहा है, सीधा खींचना है इसको। ये ई बिंदु पे इक्विलिब्रियम है, I OI, और ये मान लेते हैं रोजगार वक्र है जो इस तरह से है F, रोजगार का स्तर ये है। तो रोजगार का स्तर MOM है। तो यदि हम गवर्नमेंट व्यय करती है तो ये रेखा ऊपर की ओर चली जाएगी, यहाँ पे C+I+G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय को G दिखाता है। तो अर्थव्यवस्था और आगे चली जाएगी और आय बढ़ कर के OI से OI1 हो जाएगा, OI1। रोजगार भी बढ़ कर के कितना हो गया, OM1 हो गया। तो रोजगार में भी वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता भी आएगी और आय में भी, आउटपुट में भी वृद्धि होगी। आउटपुट बढ़ करके OY से कितना हो जा रहा है, OY1। एम्प्लॉयमेंट बढ़ करके OM से OM1 हो जा रहा है। तो आय और एम्प्लॉयमेंट दोनों में वृद्धि हो जा रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास कर सकता है तथा आर्थिक स्थिरता एवं रोजगार को बढ़ा सकता है। तो इसको भी हम इसमें देख सकते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण क्या है, सार्वजनिक व्यय में क्यों वृद्धि हुई है? हाल के दिनों में बहुत तेज़ी से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यय में बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट ले रही है और किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता हो गई है। हर देश में प्रतियोगिता हो रही है कि हम अपने देश का आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने देश में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सुविधाएं दें। तो इसके लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है। ये तमाम कारण यहाँ पे दिए गए हैं जो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए हैं। जो सबसे पहला तो ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है। आज हमारी देश की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो 1,40,00,00,000 के आसपास हमारे देश की जनसंख्या हो गई है। और जबकि ये 2011 के सेंसस में कितना था, तो 121 करोड़ था, अब 140 करोड़ हो गया। तो जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा लोगों के लिए सुविधाएं भी गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी, उतने ज़्यादा लोगों के लिए घर और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना, सड़कें उतनी ज़्यादा बनाना, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी चाहिए होगा, स्वास्थ्य भी उतने ज़्यादा लोगों को लिए चाहिए होगा। तो जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। रक्षा संबंधी व्यय, चूँकि वर्तमान समय में हर देश की महत्वाकांक्षा बढ़ी है। चाइना आए दिन हमारे ऊपर अटैक करता है, पाकिस्तान आए दिन हमारे ज़मीनों को हड़पने की कोशिश करता है। चाइना तो काफ़ी हद तक हड़प चुका है, आधा कश्मीर पाकिस्तान अभी भी अपने अंडर में रखा हुआ है। तो रक्षा संबंधी हमारा देश तभी मजबूत माना जाएगा, बाहरी शक्तियों से तभी लड़ पाएंगे जब हमारे पास आधुनिक हथियार होंगे, आधुनिक परमाणु बम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकू विमान होंगे। तो इस पे हमको व्यय करना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है वर्तमान में सभी देशों में रक्षा व्यय बढ़ना, क्योंकि हर देश दूसरे देश से सुरक्षित रखना चाहता है और इसके लिए उसे तमाम वृद्धि करनी पड़ रही है अपने बजट में। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा व्यय में व्यय करना पड़ रहा है। प्रशासनिक व्यय, चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो तहसील के स्तर पे है ना, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे जो तमाम कार्य होते हैं, प्रत्येक लोगों के कागज़ पत्र को देखना और उसको उन तक पहुंचाना, उनकी जानकारी रखना, ये सारे प्रशासनिक व्यय में आते हैं। उतने कर्मचारियों को फिर वेतन देना पड़ता है, तो ये सब व्यय पे आता है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि, वर्तमान में तमाम अनेक तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो या कोरोना जैसे महामारी हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को अचानक बहुत ज़्यादा पैसा व्यय करना पड़ जाता है, तो उसमें वृद्धि हो रही है। प्रशासन के विस्तार में वृद्धि, अन्य तमाम तरह के पुलिस व्यवस्था को, अब जहाँ पे पहले पुलिस व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी हमें पुलिस व्यवस्था करनी पड़ रही है और वहाँ पे भी हमें लोगों को रखना पड़ रहा है, पुलिस को रखना पड़ रहा है, हमें वहाँ पे उनके लिए मकान, उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसलिए प्रशासन विस्तार करने की वजह से भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण भी, चूँकि कीमतें बढ़ी हैं, तो कीमतें बढ़ी हैं तो लोगों, अब गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को वेतन भी ज़्यादा देगा, वेतन ज़्यादा देगा तो क्या होगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। और यदि वो गवर्नमेंट स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रही है, दवाइयाँ खरीद के ला रही हैं या इक्विपमेंट ला रही है विदेशों से, या शिक्षा पर खर्च कर रही है, तो उसके लिए किताबें वगैरह लोगों को
का घर बना रही है तो उसके लिए जो सामान खरीदना होता है उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मूल्य में वृद्धि होने के कारण खर्चे में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सेवाओं में वृद्धि हुई है, गवर्नमेंट के सामाजिक सेवाएं बढ़े हैं, गवर्नमेंट अपना एक्टिविटी का दायरा बढ़ाया है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अब एक तो वोट पाने के चक्कर में वो अत्यधिक खर्चा करने लगती है, जैसे अभी किसान को पैसे देना या अनेक उज्ज्वला योजना चलाना जिससे गवर्नमेंट लोगों को फ्री सिलेंडर देती है, या अनेक इस तरह के आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख तक अब स्वास्थ्य सुविधा दे रही है जिससे कि उनको फ्री इलाज मिल सके। तो इस तरह के अनेक गवर्नमेंट सेवा करती है जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो इसलिए भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण करती है गवर्नमेंट, उद्योगों की स्थापना करती है, बिजली परियोजनाएं चलाती है, बिजली परियोजना का स्थापना करती है और उसके लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है। नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी व्यय, अनेक पेड़ पौधों को लगाती है, उनको बचाती है और अनेक तरह के वन्य जीव जंतुओं को ला करके और रखती है जिससे कि हमारे देश का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो ठीक रहे और पर्यावरण ठीक रहे। इसके लिए तमाम काम करती है। वनों को बचाने के लिए उसके लिए पूरा वन विभाग ही स्थापित किया गया है और उसके लिए तमाम गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो उस पर जो व्यय करती है वो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण है। तो ये 9 तरह के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण बताए गए यहाँ पे। महत्व, सार्वजनिक व्यय के महत्व क्या हैं? तो सार्वजनिक व्यय के महत्व को यहाँ पे 4 महत्व बताए गए हैं। इसमें कौन कौन से महत्व हैं? तो पहला है आर्थिक विकास, सार्वजनिक व्यय से आर्थिक विकास होता है। इसके बारे में हमने तमाम बात करी कि सार्वजनिक व्यय से शिक्षा लोगों को मिलती है, लोग साक्षर बनते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और उद्यमी बनते हैं, तो तमाम तरह के उत्पादन करते हैं और समाज में अपनी सेवाएं देते हैं, तो समाज का विकास होता है, आर्थिक विकास होता है देश का। तो सड़क बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है, लोगों का गवर्नमेंट अनेक तरह के उत्पादन भी करती है, तो इस तरह से देश का विकास होता है, जीडीपी बढ़ती है, तो देश विकास करता है। ठीक है, लोगों को साक्षर बनाती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स खोलती है, तो इस तरह से आर्थिक विकास होता है। राजकोषीय नीति साधन है ये। राजकोषीय नीति यदि आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ लेंगे। तो राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय एक महत्वपूर्ण हथियार है गवर्नमेंट का, जिसके तहत राजकोषीय नीति में गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स लेकर के व्यय करती है किस तरह से? तो जहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे उसको बंदरगाह बनाने हैं, जैसे उसको एयरपोर्ट्स बनाने हैं, जैसे उसको हवाई जहाज़ बनाना है, जैसे उसको पूंजीगत वस्तुएं बनानी है जिससे कि आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, है ना, नदियों को शुद्ध किया जा सके। तो इस तरह का जो खर्चा करती है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है और उसका एक हथियार के रूप में काम करता है सार्वजनिक व्यय। आय का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि अमीरों से टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, और टैक्स ले करके उसको लोगों को सहायता देती है जिससे कि आय का समान वितरण हो सके। एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि हॉस्पिटल और शिक्षा की व्यवस्था करना, टैक्स अमीरों से लेकर के, और गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल खोलती है, स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनको यदि वो अच्छा पढ़ लेते हैं तो उनको नौकरी लग जाती है, नौकरी लगती है तो उनको भी इनकम आने लगता है और वो अमीर बन जाते हैं। तो इस तरह से आय का जो असमानता है वो कम होता है और एक तरह से आय का पुनर्वितरण हो जाता है गरीबों में। स्वास्थ्य के लिए सभी गरीबों को, अमीरों को, सबको को उसका लाभ मिलता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादातर गरीब जाते हैं और गरीबों को उसका लाभ मिलता है, उनको फ्री दवाई मिलता है, फ्री इलाज मिलता है, तो वो उत्पादन में फिर अपना योगदान करते हैं, काम करते हैं, कहीं सड़क बनाते हैं, कहीं बिजली बनाते हैं, तो इससे उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरह से उनको लाभ मिलता है, उनको आय मिलता है। तो इस प्रकार से जो अमीर और गरीब के बीच आय का असमानता है वो कम होता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है, देश का कोई कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, खासकर शहरी क्षेत्र, और उसमें भी जो देश का पश्चिमी हिस्सा है वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, पूर्वी हिस्सा कम विकसित है। तो इसको भी संतुलित किया जाता है कि अमीर रहते हैं शहरों में या किसी खास क्षेत्र में, लेकिन जब उनसे पैसा लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास किया जाता है, वहाँ सड़क बनाया जाता है, वहाँ बिजली दी जाती है, तो एक तरह से संतुलन बनता है और सभी देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास करने की कोशिश की जाती है। तो जो असंतुलन रहता है तमाम क्षेत्रों में, वह असंतुलन को समाप्त किया जाने में काफ़ी सहायता मिलता है। तो ये सार्वजनिक व्यय का महत्व था। आई होप कि वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। सार्वजनिक व्यय का ये पूरा चैप्टर कवर किया गया है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो
न पढ़ाया गया हो। और इसको यदि आप सार्वजनिक व्यय के इस पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यय में और अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी पूरी तरह से इतने में ही हो जाएगी और आप इसमें आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं ताकि उनको हेल्प मिल सके अपनी तैयारी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।